25 अगस्त 2022 को मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 वर्षीय वंशिता राठौर अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। लेकिन जब वंशिता शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने वंशिता को आसपास के इलाके में भी तलाश किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और आखिर थक हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। और फिर 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद नया गांव के लोगों की नजर रेलवे स्टेशन के करीब झाड़ियों में एक सूटकेस पर पड़ी। वो सूटकेस जिस तरह से उस जगह पर पड़ा हुआ था, उसे देखने से ही लग रहा था कि शायद इसमें कुछ तो गलत है। और जब उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन्हें सूटकेस से दुर्गंध आने लगी। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत नया गांव रेलवे पुलिस को सूचना दी। क्योंकि ये मामला हत्या का था, इसलिए नया गांव रेलवे पुलिस ने तुरंत फोन करके अंधेरी पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस के अंदर से एक लाश, एक स्कूल ड्रेस और एक कंबल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने उस स्कूल ड्रेस की जांच करके स्कूल के बारे में भी पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने उनको फोन करके थाने में बुलाया। जिस लड़की के घर वालों ने 25 तारीख को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने उन्हें बताया कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए आप यहाँ आकर इस लाश की शिनाख्त कर लीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इसके बाद वंशिता के घर वाले दिल को कड़ा करके पुलिस के पास पहुंचे। वहां से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि ये उनकी 15 साल की बेटी वंशिता की ही लाश है, जो एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। वंशिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने उनको तसल्ली दी और उनसे कहा कि आपकी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके कातिलों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की हो, या आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने उनसे ये सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है, क्योंकि वो लड़का हमारी बेटी को परेशान करता था और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने वंशिता की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था और उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी उसने हमारी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हो सकता है उस लड़के ने ही वंशिता की हत्या की होगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। साथ ही लड़की के घर वालों ने पुलिस को संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और उसके घर का एड्रेस भी बता दिया था। इसके बाद पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की एक टीम ने संतोष मकवाना के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था और जो नंबर वंशिता के घर वालों ने पुलिस को बताया था, वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। ये तो जाहिर सी बात है, जो सस्पेक्ट है वो बचने के लिए अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रखेगा। और पुलिस के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़ा जाए और कैसे उस तक पहुंचा जाए। यानी अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, ताकि अगर वो मोबाइल किसी समय किसी भी जगह पर ऑन हो तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाए। और फिर पुलिस के इस प्रयास का परिणाम बहुत जल्दी सामने आ गया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि संतोष का मोबाइल केवल 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है, तो पुलिस ने तुरंत ये पता लगाया कि ये मोबाइल फोन किस जगह ऑन हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से और दूसरे रिसोर्सेज से पता किया कि ये फोन नंबर कहां पर ऑन हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये फोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। इसके बाद ये पता लगाया गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और उसके टावर की लोकेशन क्या है। पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन का जो टावर है, उस टावर से ये मोबाइल फोन मात्र 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हुआ था और फिर स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन जब ये फोन ऑन हुआ था तो वो 5:20 का समय था। अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है संतोष मकवाना और विशाल ये दोनों किसी ट्रेन में बैठकर मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे हों और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं छिपने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद नया गांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया।
इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, यानी होटल, लॉज तथा रास्तों पर, पुलिस ने उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी में वो दोनों लड़के नजर नहीं आए। ना तो वो ट्रेन से उतरते हुए दिखे थे, ना कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दिए थे, और ना ही किसी लॉज में, ना रेस्टोरेंट या होटल में, यानी कहीं पर भी किसी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के पुलिस को नजर नहीं आए थे। अब पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये लोग गुजरात गए थे तो फिर गुजरात में कहां गायब हो गए थे। खैर, पुलिस भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जांच कर रही थी। जांच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उस समय वसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है। वो ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से चलती है, इसीलिए हो सकता है वो दोनों लड़के उसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर निकल गए हों, क्योंकि सुबह जब संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था, वो समय उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था। और अब पुलिस समझ गई थी कि वो दोनों लड़के प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, बल्कि वो दोनों ट्रेन में ही बैठे थे जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। जब ये ट्रेन कुछ देर के लिए अहमदाबाद में रुकी थी तो इत्तेफाक से उसी समय संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए ऑन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने वसई से लेकर गुजरात से राजस्थान की ओर जहां तक वो ट्रेन जाती है उस पूरे रूट की चेकिंग करनी शुरू की। पुलिस ने जब वसई रेलवे स्टेशन के कैमरा को खंगाला तो उन्हें वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि वो दोनों लड़के वंशिता की हत्या वाले दिन ट्रेन में चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं। संतोष और विशाल इंजन के पिछले वाले डब्बे में चढ़े थे। और अब पुलिस को इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिसमें पुलिस को यह पता चल गया था कि वो दोनों कौन सी ट्रेन में और किस डब्बे में सवार हुए थे। नया गांव पुलिस ने ये सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी रेलवे स्टेशनों की पुलिस को दे दी और उनसे कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है उनमें से कोई लड़का आपको नजर आ जाए। उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन थे, पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरा को चेक करती रही, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुंबई पुलिस ने सोचा कि आखिर ये दोनों लड़के अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान की तरफ क्यों गए हैं, ये किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो पुलिस को पता चला कि संतोष मकवाना, यानी जिस पर हत्या का आरोप है, उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में रहती है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस को यकीन हो गया था कि हो ना हो वो दोनों पालनपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतरे होंगे। इसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए और अगर वो दोनों लड़के आपको नजर आ जाएं तो इसकी जानकारी हमें दे। इसके बाद पालनपुर रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, लेकिन वहां के किसी भी सीसीटीवी में ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। ये भी हो सकता था कि शायद सीसीटीवी कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो, वो लड़के कैमरे में कैप्चर ना हुए हो, या फिर वो दोनों ट्रेन से उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हों और पुलिस को पता भी ना चला हो। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पालनपुर पहुंची और उन्होंने संतोष की दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां भी नहीं मिला। इसके बाद दादी से और घर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि दादी उल्टा पुलिस वालों से ही पूछने लगी कि क्या बात हो गई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही संतोष यहाँ आया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी के बातचीत करने के तरीके से शक होने लगा था कि शायद ये बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए और उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक संतोष अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और ना ही जरूरत से ज्यादा सख्ती कर सकती थी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि दादी सच बोल रही हो। खैर, कई दिन बाद जब पुलिस को लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो पुलिस ने एक बार फिर से उसकी दादी के घर पर दबिश दी। लेकिन इस बार भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां पर ना तो उन्हें संतोष मिला और ना ही उसका दोस्त विशाल। इधर उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे नहीं पता है संतोष कहाँ है, आप लोग पता नहीं क्यों यहाँ आकर हमें परेशान कर रहे हो। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से वापस लौटने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया और उस फोन करने वाले आदमी ने यह बताया
कि करीब 20 से 22 साल के 2 लड़के उन्होंने पालनपुर में उसी महिला के घर में देखे हैं, जिस महिला के घर पुलिस टीम 2 बार छापेमारी करके नाकाम लौट चुकी है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो? शुरू में तो वो पुलिस को अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उसने अपनी पहचान बता दी। दरअसल उस व्यक्ति का संतोष की दादी से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को जिस व्यक्ति ने फोन किया था वो व्यक्ति संतोष की दादी का दुश्मन था और अब उसको लगा कि बदला लेने का यही मौका है। उसने यही सोचकर पुलिस को फोन करके सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बार फिर संतोष की दादी के घर पालनपुर में दबिश दी। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इस तरह संतोष और विशाल को पुलिस ने पालनपुर से अरेस्ट कर लिया। उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को 34 दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को मुंबई लाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वो दोनों जल्दी ही टूट गए। संतोष ने वंशिता की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की वंशिता की मुलाकात संतोष से हुई, क्योंकि वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। वंशिता की सोशल मीडिया पर हर दिन संतोष से बातें होती थीं। इसी तरह बातचीत और चैटिंग करते करते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वंशिता संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था और उसी घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ जाता था और दोनों वहां पर एक साथ समय बिताते थे। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते थे और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों ने संतोष और वंशिता को एक साथ कहीं जाते हुए देख लिया, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वाले आग बबूला हो गए। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को संतोष ने बहका दिया है और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। तो इस बात पर लड़की के घर वाले बहुत गुस्सा हो गए, जिसके चलते उन्होंने संतोष की अच्छी तरह पिटाई कर दी और उसे बहुत जलील भी किया, और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड वंशिता के सामने। उस दिन संतोष खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। इधर वंशिता ने भी अब उससे पूरी तरह से दूरी बना ली थी। ना तो अब वो उससे मिलने आती थी और ना ही उससे फोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से संतोष और भी ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद संतोष अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता से आखिरी बार मिलने को कहता है कि प्लीज मुझसे आखिरी बार मिल लो। संतोष ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे घर वालों ने तुम पर पाबंदी लगा दी है, मेरे साथ भी तो उन्होंने मारपीट की थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारा प्रॉपरली ब्रेकअप हो। वंशिता मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगा तो वंशिता मान गई कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर वंशिता के घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वंशिता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इधर संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के जुहू वाले घर पर लेकर आ जाता है, जहां वो पहले भी मिला करते थे। इसके बाद संतोष वंशिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंशिता हर बार एक ही जवाब देती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इधर संतोष भी वंशिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके मन में बदले की आग तो पहले ही भड़क रही थी, फिर भी वो चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह ही चलता रहे। लेकिन वंशिता संतोष की पिटाई के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो तय कर चुकी थी कि अब वो संतोष के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। बस इसी बात को लेकर वंशिता और संतोष के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और संतोष तो पहले से ही ये सोचकर आया था कि अगर वंशिता ने मिलने से इनकार किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। इसलिए वो चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर वंशिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले कर रहा था तब उसका दोस्त विशाल भी पास वाले कमरे में ही मौजूद था। जैसे ही विशाल ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो भी कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद विशाल ने वंशिता को पकड़ा और संतोष ने ताबड़तोड़ चाकू से वार करके वंशिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वंशिता की ड्रेस चेंज की ताकि वंशिता के कपड़ों से उसकी शिनाख्त ना हो पाए। इसलिए उन्होंने वंशिता को विशाल के कपड़े पहना दिए, क्योंकि विशाल के घर में हत्या हुई थी तो उसी के कपड़े पहना दिए। इसके बाद
उन्होंने एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश भर दी। लेकिन इसे उनकी बेवकूफी ही कह लीजिए कि जिस पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे, वो सारे कपड़े भी उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी। और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद वो दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। पहले वो अंधेरी पहुंचे और अंधेरी से विरार की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद वो दोनों मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गांव में उतर गए। नया गांव में उतरने के बाद वो दोनों वहां से थोड़ा और आगे परेरा नगर में पहुंच गए। वहां पर उनको घने जंगल दिखाई दिए, क्योंकि वो जगह आबादी से थोड़ी दूरी पर थी। इसलिए उसी जंगल में उन्होंने उस सूटकेस को फेंक दिया जिसमें वंशिता की लाश थी। सूटकेस फेंकने के बाद संतोष और विशाल दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालनपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष के इस पूरे बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।